हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। बेटा, हमारा जो न्यू चैप्टर है बहुत स्मॉल सा चैप्टर है, बट नॉलेज वाला चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। एक्चुअली हम यहाँ पे क्या बात करने वाले हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, देखिए, हर चीज़ के अपने एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या होता है कि आपने कोई काम करना है, स्टैंडर्डाइज वे में करना है। ठीक है, देखिए, दो तरीके के काम होते हैं। एक होता है कि हम काम जो करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज्ड। ठीक है, एक होता है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड्स हैं, इस आपने ये प्रोसीजर फॉलो करना है, यानी एसओपी होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को बोलते हैं हम। ठीक है, एक होता है स्टैंडर्डाइज्ड, यानी आपने एक स्टैंडर्डाइज तरीके से काम करना है। ठीक है, आप क्वेश्चन है कि बढ़िया कौन सा है? एक कस्टमाइज्ड है, एक स्टैंडर्डाइज्ड है। देखिए, जब बात छोटे स्केल की होती है तो ठीक है, आप जैसे मर्जी काम कर लो। ठीक है, तो जब बात बड़े स्केल की होती है, बड़े स्केल मतलब कि बहुत लोग उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, बहुत लोगों ने वो काम करना है। ठीक है, तो हर बंदा, हर इंसान अपने हिसाब से काम करेगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगी, हार्मोनाइजेशन नहीं रह जाएगा, डाइवर्जेंस हो जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज जो लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए गवर्नमेंट कहते हैं कि हम एक पॉलिसी बनाते हैं, हम एक स्टैंडर्ड्स बनाते हैं कि आपने वो स्टैंडर्ड्स फॉलो करना है। तो गवर्नमेंट आप तो सारा कुछ करती नहीं है, वो ऑब्वियसली क्या है कि नीचे अथॉरिटीज़ जो हैं उनको काम डेलीगेट करती है। ठीक है, इस तरीके से होता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड का मेन जो काम होता है, जो स्टैंडर्ड कोई भी होता है उसका मेन काम क्या होता है? एक हार्मोनाइजेशन लेके आना। हार्मोनाइजेशन लेके आना, एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना कुछ चीज़ों में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक सी बात थी। अब हम जो बात करने वाले हैं बेटा, ठीक है, ये बात करने वाले हैं बेसिक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। देखो, जैसे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, हमें पता ही है। जैसे जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें पता है कि क्या फॉलो होते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो आईसीएआई, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करता है, वो हमें फॉलो करने होते हैं वाइल प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो ऐसे ही क्या है कि अब ऑडिटर की भी जिम्मेवारी होती है। ठीक है, जब आप ऑडिट करते हैं तो ऑडिट करते वक्त आपने ये देखना होता है कि जो एंटिटी है या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या उसने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए हैं कि नहीं किए। अब देखो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना किसका काम होता है? मैनेजमेंट का। जो एक एंटिटी की मैनेजमेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, वो एक अलग चीज़ होगी। अब नेक्स्ट है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को कौन फॉलो करेगा? ठीक है, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, एज द नेम सजेस्ट। ठीक है, नाम क्या सजेस्ट करता है? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स हैं, तो जो ऑडिटिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली उसने ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करने हैं। ठीक है, देखिए, अब लेक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। ठीक है, और ऐसे ही कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी बहुत सारे हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हर एक कॉस्ट अकाउंटेंट या हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने तरीके से ऑडिट करता जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे अब ये पता कैसे लगेगा? ठीक है, जो उनकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो एक ही चीज़ ऑडिट होगी, एक ही मतलब कि अकाउंट्स ऑडिट होंगे, तो चार लोग ऑडिट करेंगे, वो अपने अपने वे से कर देंगे। ठीक है, वो अपने अपने प्रिंसिपल, अपने अपने फंडे अप्लाई करेंगे, तो उसमें मतलब वही जो मैं कह रहा हूँ कि ऑडिटिंग में यूनिफॉर्मिटी नहीं रह जाएगी, उसमें कोई हार्मोनाइजेशन नहीं रह जाएगा। तो ऑडिटिंग प्रैक्टिस में हार्मोनाइजेशन लाने के लिए, यानी कि एक रूपता लाने के लिए, ऑडिटिंग प्रैक्टिस में हार्मोनाइजेशन एंड यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। ठीक है, इसका एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे AASB है, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। इसका काम होता है कि यहाँ भी जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉर्मुलेट करना, ठीक है, डेवलप करना, इशू करना। ठीक है, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड होता है। ठीक है, वो अपनी कुछ कमेटी सेटअप करता है, टास्क फोर्स वगैरह। तो टास्क फोर्स क्या है कि प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार करती है, फिर आगे कमेटी होती है, AASB की कमेटी होती है, जो कमेटी क्या है कि एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार करती है। जो CA मेंबर्स होते हैं, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो हैं, जो मेंबर्स हैं ICAI के, उनसे कमेंट्स लिए जाते हैं। उनके कमेंट्स आने के बाद क्या है कि फिर जो AASB है, जो ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो क्या है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फाइनल करता है। ठीक है, ये हम सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी बातें हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है, चैप्टर बिल्कुल आसान है। ठीक है, पहले तो आप ये समझिए कि हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स के बारे में, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। ठीक है, यानी कि जिससे क्या है कि जो ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस हैं, तो ऑडिट करने के जो तरीके हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसमें यूनिफॉर्मिटी आए, हार्मोनाइजेशन आए। ठीक है, तो जिससे क्या है कि जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पब्लिक है, उनका भी जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं उसमें विश्वास बनता है। जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं,
ठीक है, उसमें क्या है कि जो पब्लिक है उसका भी एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है कि हाँ भी ये जो अकाउंट्स हैं ऑडिट हुए हैं, ठीक है। तो अकाउंटेंट, एक जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसने ऑडिट किए हैं, ठीक है, जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसने ऑडिट किए हैं, और उसने क्या है कि प्रॉपर प्रॉपर आईसीएआई के द्वारा, ठीक है, आईसीएआई का जो एएएसबी है, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसके द्वारा डेवलप किए गए जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, वो फॉलो करके ही क्या है ऑडिट परफॉर्म किया है। जिससे क्या है कि जो पब्लिक है, वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, उनका जो ट्रस्ट है बिल्डअप होता है, ठीक है, जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। आई होप ये समझ आ रहा है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मैंने क्या किया हुआ बेटा कि साथ में ना जैसे जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। पहले ही यहाँ पे क्या है कि रिकॉर्ड करने से पहले ही हाईलाइट कर दिया जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तो साथ में कुछ ना कुछ लिख दिया जहाँ पे रिक्वायरमेंट मुझे लगी, ठीक है। आपने जो भी ये ध्यान रखना है कि जहाँ मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपने भी साथ साथ उसको हाईलाइट कर लेना अपने पास। आपके जो नोट्स हैं ये वाले, ठीक है, उसको भी साथ साथ आपने हाईलाइट कर लेना है, या जो मैंने कुछ लिखा है आपने भी लिख लेना है ताकि आपको आसानी रहे, ठीक है। तो मैंने हाईलाइट इसलिए किया होता है कि चलो बाद में, ठीक है, उसको हाईलाइट करना, ठीक है, कीवर्ड्स को हाईलाइट करना थोड़ा दिक्कत होती है। तो जब रिकॉर्ड करने से पहले जब एक स्टडी करते हैं हम, ठीक है, रिकॉर्ड स्टडी करता हूँ मैं, तो पहले उसको इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं उसको मैं पहले हाईलाइट कर लेता हूँ कि हाँ मुझे यहाँ पे फोकस करना है खासतौर पे पढ़ाते वक्त भी, ठीक है। चलिए बेटा, तो कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आर ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड गाइडलाइंस। ये तो क्लियर है, एक वेल डिफाइंड गाइडलाइंस हैं, जो भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑडिटिंग परफॉर्म करेंगे तो उनको ये गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, देखिए वर्ड क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, आर ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड गाइडलाइंस विच आर फॉलोड बाय ऑडिटर्स इन कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ क्लाइंट्स अकाउंट्स, ठीक है। तो समझ गए, ये एक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, एक स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये गाइड वेल डिफाइंड गाइडलाइंस हैं। इसे क्या है कि ऑडिटर्स को फॉलो करना होता है जब वो ऑडिट को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब वो अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे होते हैं, अकाउंट्स का ऑडिट कर रहे होते हैं, तो उन्हें ये स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये जो वेल डिफाइंड गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करनी होती हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये प्रोवाइड्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड बाय एन ऑडिटर इन ऑर्डर टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हिज ऑडिट वर्क। इसमें प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल आप समझते हैं कुछ सिद्धांत, ऑडिट करने के कुछ सिद्धांत हैं कि यहाँ भी ऑनेस्टी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरीका जो है उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किस जो है इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी है। ये सिद्धांत है, काइंड ऑफ सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स हैं। तो ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये कुछ प्रिंसिपल्स बताते हैं और टेक्निक्स भी बताते हैं कि आपको ऑडिट ऐसे करना है। तो हर एक ऑडिटर ने जब ऑडिट परफॉर्म करना है तो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, और ये जो टेक्निक्स हैं उसको यूज करना है, यूटिलाइज करना है वाइल परफॉर्मिंग ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ अकाउंटेंट्स, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। कौन को फॉर्मुलेट करते हैं, मैंने समझाया आपको, एएएसबी है, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ अकाउंटेंट्स बेस्ड ऑन द कलेक्टिव डिलिबरेशन। कलेक्टिव डिलिबरेशन क्या है, ठीक है, एएएसबी है, आगे उनकी टास्क फोर्स होती हैं, कमिटीज़ होती हैं, फिर आईसीएआई के मेंबर्स हैं, ठीक है, वो अपनी बात रखते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। उसके बाद जाके एएएसबी क्या है कि जो ये जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉर्मुलेट करता है, डेवलप करता है और फिर फाइनली इशू करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एएएसबी जो है, जो ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, जो बोर्ड है, मैं बोर्ड वर्ड यूज़ करूँगा, जो बोर्ड है उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब उसके जो मन में आया, उसको जो सही लगा उसने इशू कर दिया। प्रॉपर कमेटी होती है, टास्क फोर्स सेटअप की जाती है, वो टास्क फोर्स ये देखती है कि हाँ जी जो उसको जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट है, ठीक है, एएएसबी ने तो पहले आइडेंटिफाई कर लिया भी ये एरियाज हैं जिनके ऊपर हमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाने की ज़रूरत है। फिर वो प्रायोरिटी सेट करते हैं कि सबसे पहले किस एरिया में स्टैंडर्ड तैयार होना चाहिए, कौन सा ऐसा एरिया है, कौन सी ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि रिक्वायरमेंट है एट द अर्लीस्ट, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिपेयर करने की। फिर वो एक टास्क फोर्स सेटअप करते हैं, और टास्क फोर्स क्या करती है, जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट है वो तैयार करती है। तो टास्क फोर्स ने जो प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार कर लिया, ठीक है, फिर वो जो एक कमेटी है एएएसबी की उसको भेजती है, एएएसबी इसको स्टडी करती है, फिर जो सीए मेंबर्स हैं उनसे कमेंट मंगवाए जाते हैं, कमेंट उनसे सोलिसिट किए जाते हैं, वो सीए मेंबर्स जो कमेंट देते हैं उसके बाद जो है एएएसबी जो है वो फाइनलाइज करता है, ठीक है, कि हाँ भी ये जो स्टैंडर्ड है हम फाइनली इशू कर रहे हैं, ठीक है। दीज आर फॉर्मुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ अकाउंटेंट बेस्ड ऑन द कलेक्टिव डिलिब्रेशन एंड सजेशन रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस इंटरेस्टेड ग्रुप्स और पोटेंशियल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड रेगुलेटर्स, ठीक है। तो वेरियस जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स हैं उनकी राय ली जाती है, ठीक है, उनकी रायशुमारी की जाती है, डिलिब्रेशन किया जाता है, सजेशंस लिए जाते हैं,
उनके कमेंट्स लिए जाते हैं, ओनली आफ्टर दैट दीज आर इशूड। तो आपको समझ आया कि अब स्टैंडर्ड्स होते क्या हैं। तो एक वेल डिफाइंड गाइडलाइंस है, ठीक है, वेल डिफाइंड एक सेट ऑफ गाइडलाइंस है, वेल डिफाइंड सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं जो एक ऑडिटर ने ऑडिट परफॉर्म करते समय फॉलो करने होते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऑडिट करने की टेक्निक्स होती हैं जो ऑडिटर को फॉलो करना ही होता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो फॉलो नहीं करेंगे, अब देखो इंस्टीट्यूट के द्वारा एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट अपनी प्रोफेशनल बॉडी जो अल्मा मटर बोलते हैं, ठीक है, तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, ठीक है, अपनी जो प्रोफेशनल बॉडी है जिसके अंडर वो आता है, उसके द्वारा अगर वो जो स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं उसको फॉलो नहीं करेगा, तो मतलब वो आईसी जो अपना इंस्टीट्यूट है उसका जो प्रोफेशनल बॉडी है उसके जो डायरेक्शंस हैं उसको वो एक तरह से वायलेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ क्या होगा, उसके खिलाफ क्या डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। तो कहते हैं पर्पस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो जैसे मैंने समझाया आपको, ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे इसको। कहते हैं कि एक तो चौथा वाला पॉइंट देखो, एनहांस पब्लिक ट्रस्ट विद द स्टैंडर्डाइज ऑडिट प्रैक्टिसेस, जो मैंने आपको समझाया था, ठीक है। जब आप एक स्टैंडर्डाइज वे है, ठीक है, एक प्रोफेशनल बॉडी है जैसे आईसीएआई है, उसने क्या है कि अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो प्रिपेयर कर रखे हैं, ठीक है। अब जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट है उसका काम क्या है, उसको फॉलो करना, ठीक है। तो जब वो फॉलो कर रहा है तो पब्लिक को भी पता है कि हाँ भाई ये जो अपना ऑडिट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो प्रोफेशनल बॉडी है उसने स्टैंडर्ड्स जो इशू कर रखे हैं उसको फॉलो करके ही ये ऑडिट परफॉर्म कर रहा है। जिससे मैंने आपको समझाया था कि पब्लिक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, बेशक वो शेयर होल्डर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, बोर्ड मैनेजमेंट जो भी है, तो उनका एक क्या है कि उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो क्वालिटी ऑफ ऑडिट वर्क इंप्रूव करते हैं एंड देयर बाय रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट ऑन द प्रोफेशन, ठीक है। तो एक तो क्या है कि जो ऑडिट वर्क की क्वालिटी है उसको इंप्रूव करते हैं, और साथ में क्या है कि इससे पब्लिक का ट्रस्ट बिल्डअप होता है, उससे क्या है कि जो पब्लिक का ट्रस्ट है बेटा वो बिल्डअप होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स एज ऑडिट प्रोसीजर गाइडलाइंस। कहते हैं स्टैंडर्ड्स एक्ट एज ए रेडी रेफरेंस ऑफ द प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय एन ऑडिटर अंडर ए गिवन सिचुएशन। देखो एक तो क्या होता है कि ऑडिटर को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि मुझे क्या फॉलो करना है क्या नहीं फॉलो करना, ठीक है। तो हर एक ऑडिटर अपना दिमाग लगाएगा, देखेगा भी क्या उसको फॉलो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पे काम आसान हो गया, जब मैं मान लो नया नया ऑडिटर बना, नया नया से ये बना, तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये गाइडलाइंस है, ये सेट ऑफ गाइडलाइंस है, ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, ये सेट ऑफ टेक्निक्स हैं जो मुझे फॉलो करनी है, ठीक है। और ये मैं फॉलो कर रहा हूँ तो ठीक है, एट पास जैसे जो मेरे सीनियर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं तो वो भी यही फॉलो कर रहे हैं और मैं भी यही फॉलो कर रहा हूँ, तो इससे एक यूनिफॉर्मिटी आती है, ठीक है। तो एक सेट ऑफ रेडी रेफरेंस है, ठीक है। मैं ऑडिट करने गया तो मुझे पहले ही पता है कि हाँ ये मुझे पहले तो आईसीएआई के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सेट ऑफ गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी है, तो काइंड ऑफ रेडी रेफरेंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है कि एक्ट एज ए रेडी रेफरेंस ऑफ द प्रोसीजर्स, ठीक है, टू बी फॉलोड बाय एन ऑडिटर अंडर द गिवन सिचुएशन। तो दो बातें क्लियर होगी, एक तो पब्लिक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, पब्लिक को लगता है कि हाँ भी ये बंदा जो ऑडिट कर रहा है, ठीक है, जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, तो एक सेट प्रिंसिपल्स हैं, एक सेट गाइडलाइंस हैं, सेट टूल्स हैं, उसको फॉलो करके ही अपना ऑडिट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और ऑडिटर को ये आसानी हो जाती है, ये ईज ऑफ डूइंग ऑडिटिंग हो जाता है कि हाँ भी ये मेरे लिए सेट प्रिंसिपल्स हैं, मुझे ये फॉलो करने हैं। तो एक तरह से रेडी रेफरेंसर के तौर पे काम करता है कि हाँ ये मुझे करना है, ठीक है। कहते हैं ऑडिट रिस्क रिडक्शन, बिल्कुल सही है। जब आप स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, एक सेट गाइडलाइंस को, सेट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, इससे आपकी भी जिम्मेवारी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। आपके ऊपर भी कल को एलिगेशन नहीं लगाई जा सकती, तो मतलब आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि देखिए मैंने जो ऑडिट परफॉर्म किया, जो भी आईसीएआई के द्वारा सेट गाइडलाइंस है, सेट प्रिंसिपल्स है, सेट टूल्स हैं, ठीक है, जो टेक्निक्स हैं, मैंने वो फॉलो करके ही अपना ऑडिट परफॉर्म किया है, अपना काम किया है, ठीक है। तो वही बात आगे भी लिख दी, तो उससे रिस्क रिडक्शन हो रहा है ऑडिट में, ठीक है। और दूसरी बात ये आ जाती है, कल को एलिगेशन लगा तो अपने आप को डिफेंड कर सकता है, ठीक है। एन ऑडिटर कंडक्टिंग द ऑडिट वर्क बेस्ड ऑन द रेलिवेंट स्टैंडर्ड्स कैन ऑलवेज डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट पॉसिबल एलिगेशंस ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। तो पहला एक तो क्या है कि एक तरह से रेडी रेफरेंसर के तौर पे काम करता है, उसके लिए उसको पता है कि ये मेरे प्रिंसिपल्स हैं, ये सिद्धांत है, मुझे फॉलो करने, ये टेक्निक्स है फॉलो करनी है, और उससे उसका ऑडिट रिस्क भी कम होता है, ठीक है। ऑडिट रिस्क क्या होता है आपको पता होगा, एक जैसे इनहेरेंट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क होता है, ठीक है। हम रिस्क प्रोसीजर चैप्टर में पढ़ेंगे सारा डिटेल में, ठीक है। जैसे इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क क्या है कि कंट्रोल्स को अप्लाई करने से पहले, इंटरनल कंट्रोल को अप्लाई करने से पहले जो रिस्क होता है कि हाँ भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसे बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। इंटरनल कंट्रोल को अप्लाई करने के बाद लगता है कि अभी भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रह जाएगी,
ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल रिस्क। उसे क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोल रिस्क। और लास्ट में होता है डिटेक्शन रिस्क। ये भी ऑडिट रिस्क का ही पार्ट है, ऑडिट रिस्क का पार्ट है ये। डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, यहाँ भी ऑडिटर अपने ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने के बावजूद हो सकता है कि कुछ एरर्स को ना डिटेक्ट कर पाए। ऑडिटर्स जो है अब पूरा अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को अप्लाई करने के बावजूद ये भी हो सकता है कि जो एरर्स हैं, फ्रॉड है, उसको डिटेक्ट ना कर पाए, तो प्रिवेंट ना कर पाए, डिटेक्ट ना कर पाए, तो डेट इज कॉल्ड डिटेक्शन रिस्क। उसको डिटेक्ट ना कर पाए, सॉरी, ठीक है, उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। तो यानी कि इससे जब वो एक सेट गाइडलाइंस, सेट प्रिंसिपल्स फॉलो करता है, सेट टेक्निक्स फॉलो करता है, तो उसका जो ऑडिट रिस्क है, ठीक है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, और कल को उसके ऊपर कोई एलिगेशन लगते हैं कि तुमने भाई ऑडिट चेक अच्छे से किया नहीं है, इस कारण से जो मटेरियल मिसस्टेटमेंट है वो इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट रह गई है, ठीक है, तो उस केस में क्या है कि ऑडिटर अपना डिफेंस ले सकता है। ठीक है, कि हाँ भी कह सकता है कि देखो जो भी सेट गाइडलाइंस थी, सेट प्रिंसिपल थे, यानी जो भी सेट स्टैंडर्ड्स थे इशूड बाय द आईसीएआई, मैंने वो फॉलो सारे किए हैं, वो सारे मैंने फॉलो किए हैं। ठीक है, और इससे पब्लिक ट्रस्ट तो बिल्डअप होता ही है। नेक्स्ट है बेटा इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। बिल्कुल सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या है, एक IFAC थी, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमेटी, ठीक है, अकाउंटेंट सॉरी, ठीक है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है, ये सेट कब की गई, इन 1977। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। उसने क्या किया, एक IAASB। अब AASB मैंने समझाया था, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड हो गया। आई का मतलब क्या है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है, तो IFAC, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है, ने आगे सेट क्या किया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, तो IFAC खुद कब सेटअप किया गया, 1977। ठीक है, अब IASB है, ये विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ IFAC ही काम करता है। ठीक है, तो यानी एक फेडरेशन है, फेडरेशन ने क्या सेट किया आगे, IAASB। ठीक है, तो 1977 इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स was established with a view to bring harmony in the profession of accountancy on international scale। तो इसका क्या मकसद था, ठीक है, तो प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी है उसमें एक तरह से यूनिफॉर्मिटी लेके आना। जो वेरियस अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, अपनी टेक्निक्स ही फॉलो करते हैं, अपनी प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, तो सभी अकाउंटेंट्स के लिए एक यूनिफॉर्मिटी लेके आना है कि तुमने इस तरीके से ये फॉलो करना है। ठीक है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट सेटअप की गई थी। ठीक है, जो प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंट्स हैं उनके काम में एक रूपता लाने के लिए, एक हारमोनी लाने के लिए। ठीक है, इसने आगे क्या सेटअप किया, IFAC ने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट ने क्या सेटअप किया, ठीक है, सेटअप द इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, यानी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप किया। ठीक है, टू अचीव दिस गोल IAASB ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विद इन IFAC एंड फोकसेस ऑन सेटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब इसका काम क्या है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या है, ठीक है, वही जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको एस्टैब्लिश करना, सेटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, सेटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, सेम वही बात है। ठीक है, किसने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स सेटअप करने हैं, देखो ये तो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। आगे इस IAASB के अंडर वेरियस जो कंट्रीज आती हैं उन्होंने अपने AASB सेटअप कर लिए। जैसे हमारा क्या हो गया, ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, और इंडिया का अपना क्या है, AASB, जो किसके अंडर आता है, ICAI के अंदर, जो किसके अंडर आता है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ठीक है ना, तो कहते हैं कि मकसद क्या है इसका, सर्विंग पब्लिक इंटरेस्ट बाय डेवलपिंग एंड इशूइंग हाई क्वालिटी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पब्लिक इंटरेस्ट कैसे सर्व होगा, यही जब सारे के सारे जो ऑडिटर्स हैं, ठीक है, एक जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, ठीक है, प्रिंसिपल टेक्निक्स फॉलो करेंगे, तो ऑब्वियसली जो पब्लिक है उसका एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ जी, कि हाँ भी ये जो ऑडिट हुआ है ये प्रॉपर एक वेल डिफाइंड प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उसको फॉलो करके ही किया गया है। ठीक है, इससे एक पब्लिक ट्रस्ट जो है बिल्डअप होता है, यानी पब्लिक का इंटरेस्ट सर्व होता है। फैसिलिटेशन ऑफ कन्वर्जेंस बिटवीन इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स इज ए की गोल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब होता है क्या है, जैसे हर एक कंट्री के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, हर एक कंट्री के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे जब बात आई इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की, ठीक है, हर एक कंट्री के क्या हैं कि अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, जैसे मैं समझा रहा था आपको, फैसिलिटेशन ऑफ कन्वर्जन बिटवीन इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड्स एज ए की गोल। अब सिंपल सी बात है, देखो पहले क्या है कि IAASB ने, ठीक है, जो इसको मैं इंटरनेशनल बोर्ड बोलूँगा,
इंटरनेशनल बोर्ड ने क्या किया कि एक इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, क्या इशू किए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए। अब वेरियस कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है मान लो, अब इंडिया का अपना AASB है, अपना ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, ठीक है। तो इंडिया का जो अपना AASB है, ठीक है, जो ICAI के अंडर आता है, ठीक है, वो क्या है कि जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, ठीक है, तो जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए हैं, तो उसके फ्रेमवर्क के विदन, ठीक है, ICAI का जो AASB है, ये भी क्या है कि अपने जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है वो इशू करता है। समझ रहे हैं आप? इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ने अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू कर दिए, ठीक है। अब इंडिया है, इंडिया का अपना ICAI इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो ICAI का जो आगे जो बोर्ड है एक AASB, ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, तो उसने भी क्या है कि ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करने हैं, तो क्या करेगा इसी फ्रेमवर्क के विदिन, ठीक है। तो यानी कि ये जो बनेंगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द AASB ऑफ इंडिया, ठीक है, ये क्या है कि को ध्यान में रखते हुए बनेंगे, यानी इसको बाईपास नहीं करेंगे, कि अगेंस्ट नहीं जाएंगे, विद इन द फ्रेमवर्क इशू, विद इन द फ्रेमवर्क इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के विद इन ही होगा जो भी होगा, ठीक है। इसे बोलते हैं कि फैसिलिटेशन ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब एक जैसा करना बिटवीन इंटरनेशनल एंड नेशनल स्टैंडर्ड इज एक की गोल, यानी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं एक जैसे ऑलमोस्ट हो जाए, ठीक है। अब कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में आ रही हैं, बट इंडिया को लगता है कि नहीं, ये इंडिया का जो ICAI है, ठीक है, जो CA इंस्टीट्यूट है, उसको लगता है कि नहीं यार ये चीज़ नहीं कवर हो पाएगी अभी, कि हमारे यहाँ की जो कंपनीज हैं, MNCs हैं, इस चीज़ को भी फॉलो करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए अभी वो रेडी नहीं है, ठीक है। ये कहते हैं एम टू एनहांस यूनिफॉर्मिटी, ये तो मेन है जी, ठीक है। तो मकसद क्या है, यूनिफॉर्मिटी आए, और क्या है कि ऑडिट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक है, जैसे अमेरिका में अपने स्टैंडर्ड्स हैं मान लो, इंडिया के अपने हैं, ठीक है, रशिया के अपने हैं, सिंगापुर के अपने हैं, दुबई के अपने हैं, मान लो अब अलग अलग कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं मान लो, अमेरिकन इन्वेस्टर इंडिया में पैसा लगाना चाहता है, ठीक है। तो उनको पता हो कि यहाँ भी इंडिया में भी वही स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं ऑडिटिंग के, वही स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं जो अमेरिका में होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो ऑडिट हो रहा है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इससे क्या है कि ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस जो है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आती है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स है उसका भी एक जो ट्रस्ट है बिल्डअप होता है, ठीक है। तो कहते हैं एम्स टू एनहांस यूनिफॉर्मिटी एंड क्वालिटी ऑफ द ऑडिट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, ठीक कहते हैं स्ट्रेंथिंग पब्लिक कॉन्फिडेंस, वो तो मेन चीज़ है। अब ऑडिट प्रोफेशन में एक पब्लिक का जो क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, ठीक है। उन्हें ग्लोबल स्केल इज ए सेंट्रल मिशन, मेन चीज़ है, ठीक है, कि यानी सेंट्रल मिशन समझ रहे हो आप? ठीक है, सेंट्रल मिशन, ठीक है, नहीं वर्ल्ड वाइड लेवल पे लगता है कि हाँ भी इंडिया में भी, ठीक है, जैसे मान लो अब इंडिया में मान लो इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। तो अब मतलब अब इंडिया की जो MNCs हैं, यहाँ की कंपनीज हैं, उनका जो ऑडिट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो वर्ल्ड वाइड जो इन्वेस्टर्स जो मैंने समझाया आपको, तो उसका भी विश्वास बनेगा, हाँ जी, कि हाँ भी इंडिया में ये स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं, तो उनका भी वर्ल्ड वाइड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ट्रस्ट बिल्डअप होता है, ठीक है। तो आपको समझ क्या है इस मेन पॉइंट पे, ठीक है। कहते हैं कि की पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। पहला वही पब्लिक ट्रस्ट बिल्डअप करना है, पब्लिक इंटरेस्ट बिल्डअप करना है कि हाँ भी जिससे क्या है कि जो ऑडिटिंग की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। ऑडिटिंग जो प्रैक्टिसेज हैं, पॉलिसीज हैं, उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन आए, उसमें एक हार्मोनाइजेशन आए, यूनिफॉर्मिटी आए, जिससे क्या है कि पब्लिक ट्रस्ट बिल्डअप हो, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्या है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं और एक नेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसमें एक कन्वर्जेंस आए, यानी यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है, यूनिफॉर्मिटी आ जाए, ठीक है। और जो ग्लोबल लेवल पे जो है, ठीक है, जो इंडिया जो ग्लोबल लेवल पे क्या है, ठीक है, जो आपकी ऑडिटिंग होती है, ठीक है, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेज हैं उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बने, और जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं उनका एक जो अपना जो ट्रस्ट है वो बिल्डअप, ठीक है ना। चलिए, अब कहते हैं AASB, हमें पहले क्या समझा कि हाँ भी IFAC है, ठीक है। IFAC क्या था, ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ठीक है। IFAC क्या था, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स था, ठीक है। इसने क्या सेटअप किया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल AASB, ठीक है, इसमें अलग से लिख रहा हूँ थोड़ा सा गैप डाल के ताकि याद रह जाए आपको, ठीक है। इंटरनेशनल आई मतलब इंटरनेशनल, AASB मतलब ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है। अब इंडिया ने क्या किया, अपना एक, अब ICAI के अंडर, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के अंडर अपना एक AASB, अपना एक, ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप कर दिया। अब इसका काम क्या है, यही जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इशू करना, ऑडिटिंग, ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू करना,
ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोलते थे बताता हूँ आपको। सबसे पहले पहले बोलते थे सैप, फिर बोलना शुरू कर दिया ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब इसे क्या बोलते हैं, ऐसे। सैप का मतलब क्या था, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं बताइए, तो ठीक है, ऐसे इसके अंडर ही आ जाते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अंडर ही आ जाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, तो पहले बोलते थे सैप, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बोलना शुरू कर दिया। अब आप पढ़ेंगे जब देखेंगे, आप ऐसे वर्ड यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, बहुत सिंपल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है 3 to 4 मार्क्स में। ठीक है, तो कहते हैं आईसीएआई ने, जैसे इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड किसने सेटअप किया था, आईएफएससी ने, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने। ऐसे जो इंडिया का जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, ये किसने सेटअप किया है, आईसीएआई ने। ठीक है, तो आईसीएआई पहले कहते हैं कि तो फाउंडिंग मेंबर है आईएफएससी का, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट है उसका जो फाउंडिंग मेंबर, जिसने वो फाउंड किया, एस्टेब्लिश किया। ठीक है, तो फाउंडिंग मेंबर में कौन है, इंडिया का आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। तो ये फाउंडिंग मेंबर ऑफ आईएफएसी है। ठीक है, तो एज ए मेंबर ऑब्लिगेशन, तो ठीक है, आईएफएसी का खुद भी मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर है, तो मैं किसी संस्था का मेंबर बनता हूँ तो मुझे इस संस्था के जो प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, गाइडलाइंस सब फॉलो करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब आईसीआई जो है वो मेंबर है आईएफएसी का, और आईएफएसी ने क्या सेटअप किया आगे, आईएएएसबी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, अब इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या था, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्म करना, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्म करना, यूनिफॉर्मिटी लेके आनी। ठीक है, उसके लिए आईएएएसबी ने क्या इशू किया, ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, आईएएएसबी ने क्या बनाए, ऑडिटिंग इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो आईसीएआई जो है, ठीक है, आप सोचिए आईएफएसी का, यानी इंटरनेशनल, एक सेकेंड, ठीक है, आईएफएसी यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का, ठीक है, आईसीएआई क्या हो गया, फाउंडिंग मेंबर। ठीक है, अब आईसीएआई को इसके अकॉर्डिंग चलना है। अब इसने क्या बनाए थे, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो अब इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के फ्रेमवर्क के विदन आईसीएआई ने क्या बनाने हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब आईएफएसी ने ये क्या इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स खुद बना दिए, नहीं, इसने क्या सेटअप किया, आईएएएसबी, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसने आगे ये बनाए। ठीक है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए, किसने, आईएएएसबी ने, यानी आईएफएसी ने, यानी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स ने क्या सेटअप किया, ठीक है, क्या सेटअप किया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसने आगे जाके क्या बनाए, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब कहते हैं कि देखिए आईसीएआई जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है, ये फाउंडिंग मेंबर है आईएफएसी का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट का। अब इसकी एक एज ए मेंबर ऑब्लिगेशन बनती है कि हाँ भी जो भी आईएफएसी की गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल्स, उसको फॉलो करे। अब आईएफएसी क्या कहता है कि हाँ भी जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे सेम सेम होने चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थ्रू आईएएएसबी। अब ऐसी आईसीएआई ने क्या किया, ऐसी आईसीआई ने क्या किया, ठीक है, अपना क्या बनाया, एएएसपी। ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, इसने आगे क्या बना दिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप समझ गए। ठीक है, तो जैसे आईएफएसी का फ्रेमवर्क था, आईएफएसी ने आईएएएसबी बनाया, जिसने आगे इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए। अब कहते हैं आईसीएआई जो है वो फाउंडिंग मेंबर है आईएफएसी का, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का। तो आईसीएआई ने एज ए मेंबर के तौर पे जो उसकी ऑब्लिगेशन है उसको मानते हुए, उसको एक्सेप्ट करते हुए एएएसबी सेटअप किया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड सेटअप किया, और जिसने आगे क्या किया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेम किए। और ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये क्या हैं, इन कन्वर्जेंस हैं विद द इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये यूनिफॉर्मिटी है ये, ठीक है, इन यूनिफॉर्मिटी विद
इन यूनिफॉर्मिटी विद इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े प्यार से अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो कहते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। पहली बात समझ आ गई कि आईसीएआई जो है ये क्या एक फाउंडिंग मेंबर है आईएफएससी का, सर जी क्लियर है ये तो। फिर कहते हैं कि मेंबर होने के नाते आईसीएआई की ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है, कि जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एश्योरेंस इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको प्रमोट करे। ठीक है, जिसके लिए क्या है, इसने खुद अपने ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है ये, और जो एएएस भी उसके लिए सेटअप कर रखा है। ठीक है, एज ए मेंबर ऑब्लिगेशन आईसीएआई एक्टिवली प्रमोट इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अनाउंसमेंट फॉर ग्लोबल हार्मोनाइजेशन। यानी आईसीएआई खुद जो इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड की प्रोनाउंसमेंट है, ठीक है, जो इंटरनेशनल बोर्ड है उसके जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं उसको आगे प्रमोट करता है। ठीक है, ताकि वो ग्लोबल लेवल पे हार्मोनाइजेशन है, ग्लोबल लेवल पे ऑडिटिंग प्रैक्टिस में एक रूपता आए, हार्मोनाइजेशन आए, यूनिफॉर्मिटी आए। ठीक है, आईसीएआई ने क्या एस्टैब्लिश किया सबसे पहले, ठीक है, 1982 में ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी, अब जिसको नाम क्या कर दिया गया, एएएसपी। पहले 1982 में 1982 में एक क्या कमेटी सेटअप की गई जिसका नाम क्या था, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी, टू डेवलप स्टेटमेंट्स ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो पहले क्या नाम था, ठीक है, स्टेटमेंट ऑन स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, सैप का नाम दिया गया। ठीक है, स्टेटमेंट ऑन, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। अब ये जो कमेटी थी, जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स कमेटी, ऑडिटिंग प्रैक्टिस कमेटी थी, ठीक है, इसका आगे नाम क्या बन गया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। तो पहले जो कमेटी थी, ठीक है, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी, एपीसी जो था, ठीक है, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी। ठीक है, तो ये क्या इशू करती थी पहले, सैप। ठीक है, फिर इसको ये नाम क्या चेंज कर दिया गया, इसका एएसबी कर दिया गया, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। आज के टाइम में वो क्या पहले क्या इशू करती थी, एएएस। ठीक है, तो फिर नाम क्या हो गया, एसए। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, पहले क्या था, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड, इसका नाम क्या, एएएस मतलब ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। ठीक है, अब उसे क्या बोलते हैं, आप उसका नाम क्या कर देगा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो समझिए पहले एपीसी, ठीक है, ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी, ठीक है, ये क्या इशू करती थी, सैप। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, फिर एपीसी का नाम क्या पड़ गया, एएएसपी, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, फिर बाद में ये क्या इशू करती थी, एएएस, ऑडिटिंग ऑन एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। आप जिसका नाम को क्या बोलते हैं, एसए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। एएसपी कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब बहुत सारे इसमें प्रोफेशनल लोग आते हैं। ठीक है, तो कहते हैं मेंबर्स ऑफ एएसपी इंक्लूड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ आईसीएआई काउंसिल, प्रोफेशनल्स, रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेबी, आरबीआई, इरडा, आईएम, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन। एएसपी कंपोजिशन इंश्योर्स ब्रॉड बेस्ड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, तो ब्रॉड बेस्ड इंटरनेशनल, ब्रॉड बेस्ड क्या है, प्रेजेंटेशन है, यानी वेरियस इंडस्ट्रीज से जो लोग, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ से क्या है कि जो लोग हैं वो इसके क्या है कि इसके कंपोजिशन बनते हैं, इसका पार्ट बनते हैं एएसपी का। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इसने सेटअप किया आईसीएआई ने। ठीक है, और आईसीएआई बीइंग ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईएफएसी, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट, उसकी एक ऑब्लिगेशन थी कि वो क्या है कि जो अपना जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, जो आईएफएसी के द्वारा सेटअप किए गए आई एएसबी के जो आगे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, उसको प्रमोट करे, उनकी जो प्रोनाउंसमेंट्स हैं उसको ग्लोबल लेवल पे प्रमोट करे। ठीक है, और उसके तहत क्या है कि जो अपना आईसीएआई है इसने क्या सेटअप किया, ठीक है, पहले एपीसी सेटअप किया जिसको बाद में नाम दिया गया एएसबी का। अब एएसबी क्या इशू करता है, यही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि कहते हैं कि अब एएसबी जो है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव समझिए, आगे चुके हैं आपको। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एक तो जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको रिव्यू करना, डेवलप करना। ठीक है, रिव्यू करना, डेवलप करना। ठीक है, कहते हैं टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एंड एमर्जिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस, जो एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिस है उसको रिव्यू करना। ठीक है, और जो एमर्जिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिस है उसको रिव्यू करना। ठीक है, वर्ल्ड वाइड एंड आइडेंटिफाई एरियाज इन विच द स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सारे ठीक, जो अपने स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर हैं, ठीक है, या एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं,
या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, नीड टू बी डेवलप्ड। ठीक है, तो पहले तो जो एग्जिस्टिंग या एग्जिस्टिंग क्या है, जो चल रहा है, एमर्जिंग जो नई नई चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि, एक सेकेंड बेटा, चलिए बेटा पॉइंट को मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, कहते हैं पहला क्या है, रिव्यू एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, ये हमें समझ आ चुका है कि एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं या एमर्जिंग जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिसेस हैं, उसको रिव्यू किया जाता है। ठीक है, और देखा जाता है भी क्या बदलाव किए जा सकते हैं, वो नए नए कौन से स्टैंडर्ड्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स अंडर द इंस्टीट्यूट अथॉरिटी। अभी हम पढ़ेंगे भी एक जो स्टैंडर्ड्स को इशू करने का प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, टू फॉर्मुलेट और एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग, ये पढ़ना है भी क्या होता है ये। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स है, स्टैंडर्ड ऑन एंगेजमेंट्स हैं, रिव्यू एंगेजमेंट्स हैं, या क्वालिटी कंट्रोल अपना। ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, सो दैट दीज मे बी इशूड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो कहता है कि फॉर्मुलेट करना होता है इन्होंने स्टैंडर्ड्स को, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, रिव्यू स्टैंडर्ड्स हैं, या स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है। ठीक है, और ये जो इशू किए जाते हैं अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट किए जाते हैं, आईसीआई की जो काउंसिल है उसकी अथॉरिटी के अंडर। ठीक है, रिवीजन एंड रेलिवेंस असेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड, बिल्कुल देखा जाता है कि जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं वो आज के टाइम में, ठीक है, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसमें सेट भी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, उसमें चेंजेस करने की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, टू असेस द रेलिवेंस इन द चेंज्ड कंडीशंस एंड टू अंडरटेक द रिवीजन इफ नेसेसरी। जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं उसमें जो ये स्टैंडर्ड्स पिछले बने हुए हैं ये फिट भी बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे, उसका पुराने जो स्टैंडर्ड्स हैं उसका आज के टाइम में कोई रेलिवेंस रह भी गया है कि नहीं रह गया। ठीक है, अगर लगा भी नहीं इसमें बदलाव होना चाहिए तो बदलाव करते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ गाइडेंस नोट, देखो अब जो स्टैंडर्ड्स इशू किए होते हैं उसकी क्लैरिटी के लिए क्या इशू किए जाते हैं, गाइडेंस नोट्स। ठीक है, मान लो कुछ टेक्निकल कोई इशू अराइज हो रहा है, ठीक है, इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स, जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है या स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल्स हैं या स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उसको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत आ रही है, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईसीएआई क्या इशू करता है, गाइडेंस नोट्स। ठीक है, टू डेवलप गाइडेंस नोट्स ऑन इशूज अराइजिंग आउट ऑफ एनी स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग इशूज pertaining to any specific industry or generic issues so that those may be issued under the authority of council of the institute। सिंपल हो गया। फिर है रिव्यू रिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट्स। अब आप समझ रहे होंगे क्या कुछ हो रहा है। पहली बात तो फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स हो गया, फिर जो स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं उसको रिव्यू करना, उसको रिवाइज करना। ठीक है, और फिर गाइडेंस नोट्स को डेवलप करना और फिर गाइडेंस नोट को देखना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग रिवाइज करना। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड्स हो गया, स्टैंडर्ड्स को पहले फॉर्मुलेट करना है, फिर एज पर द नीड रिवाइज करना है। ऐसे ही क्या है, गाइडेंस नोट्स हैं, गाइडेंस नोट्स को पहले इशू करना है, फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ठीक है, उसको चेंज करना हो गया। ठीक है, टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडेंस नोट्स टू असेस देयर रेलेवेंस इन द चेंज सर्कमस्टांसेस एंड टू अंडरटेक देयर रिवीजन इफ नेसेसरी। ठीक है, सिंपल हो गया। फिर है जनरल क्लैरिफिकेशन। अब कहते हैं स्टैंडर्ड से कोई इशू राइज हो रहा है, उसमें कई बार जनरल क्लैरिफिकेशन देनी होती है। ठीक है, टू फॉर्मुलेट जनरल क्लैरिफिकेशन वेयर नेसेसरी on the issues arising from standards. There are issues of technical guides and manuals. To formulate and issues technical guides, practice manuals, studies and other papers under its own authority for the guidance of professional accountant in cases felt appropriate by the board. तो जहाँ पे जो AASB है, ऑडिटिंग एंड नेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड है, उसको लगता है कि हाँ भी जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं हमारे, जो ठीक है मेंबर्स हैं, उनकी गाइडेंस के लिए कुछ हमारी क्या है कि गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ प्रैक्टिस मैनुअल्स की रिक्वायरमेंट है या कुछ स्टडी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वो इशू करते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है बेटा, ये हमारे हैं ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ AASB। ठीक है, तो पहले जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉर्मुलेट करना, डेवलप करना, फिर एज पर द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, एमर्जिंग सर्कमस्टांसेस में बदलाव करना, गाइडेंस नोट्स इशू करने, उसको टाइमली बेसिस पे रिव्यू करना, रिवाइज करना हो गया। फिर जो प्रैक्टिस मैनुअल्स हैं, ठीक है, और स्टडी नोट्स हैं, वो वगैरह इशू करना फॉर द गाइडेंस ऑफ द मेंबर्स। ठीक है, और जो जनरल क्लैरिफिकेशन है वो इशू करना। नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इजी भी है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है अनाउंसमेंट्स का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ अनाउंसमेंट्स कहते हैं कि इसमें वो जो मैंने समझाया था, एक तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स होते हैं। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड मतलब वही जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट हो गया। ठीक है, उसके अलावा हमारा जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है वो हो गया, और जो रिलेटेड सर्विसेज है वो। ठीक है, चलिए
फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर आगे और भी है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, वो भी डिस्कस करेंगे। कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोनाउंसमेंट्स इशूड बाय द एएएसपी। अब एएएसपी क्या क्या चीज़ें प्रोनाउंस करता है, ठीक है। जैसे हमने एक बात की कि स्टैंडर्ड्स हो गए, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल भी है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट है, या स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज है, ठीक है। In order to facilitate understanding of the scope and authority of the pronouncements of AASB issued under the authority of the Council of the ICAI, a revised preface titled Preface to the Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services has been issued, which has come into effect from 1st April 2008. Accordingly, the pronouncements by the AASB are covered by the following two broad categories of standards. तो कहता है कि ICAI ने अनाउंसमेंट इश्यूज़ किए हैं, ठीक है। 1 अप्रैल 2008 को एक प्रीफेस इशू किया गया इस चीज़ के ऊपर, ठीक है, ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हो गया, रिव्यू एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हो गया, अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हो गया, ठीक है, और जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसके ऊपर, ठीक है। अब पढ़ते हैं वही सारा कौन कौन से जो प्रोनाउंसमेंट है, ठीक है, एएसबी की वो कौन कौन सी है। एक तो एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, दूसरा स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। Engagement standards. The following standards issued by the AASB under the authority of council are collectively known as engagement standards. ये सारे क्या हैं कि चारों मिलाकर इनको क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। अब इन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स में क्या कुछ आ रहा है, ठीक है। पहला स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। ये क्या है, टू बी अप्लाइड इन ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मान लीजिए अब पिछले साल है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स रेडी हो चुके हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी तैयार कर चुकी है, अब उसको ऑडिट करता है एक सीए, अब उसको ऑडिट किया जाता है, ठीक है, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट उसको ऑडिट करता है, तो वो क्या है, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते समय, ठीक है, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते समय कौन से स्टैंडर्ड्स अप्लाई किए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। अब ये जो स्टैंडर्ड्स हैं, ये मैंने अपनी तरफ से लिखा है, इसको नोट कर लीजिए। दी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। देखो ऑडिट जो होता है, ऑडिट है, ये एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि हमने जो ऑडिट परफॉर्म किया है वो रिलेवेंट जो स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं, प्रोसीजर्स हैं, वो फॉलो करके किया है, और हमारी निगाह में, ठीक है, जो आप ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि एक तरह से ये क्या है कि प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जब अप्लाई करने के बाद जो ऑडिट होता है, एक प्रकार से ये रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट में क्या होता है कि हमने बस एक रिव्यू किया है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को खाली रिव्यू किया गया है, उसके ऊपर अपनी ओपिनियन होती है। तो यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, या लिमिटेड एश्योरेंस है, ठीक है, लिमिटेड एश्योरेंस है। एक बस खाली हमने रिव्यू किया है, बहुत हमने डीप में नहीं देखा कुछ, ठीक है। कहता है कि इसमें क्या होता है, जैसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग तो क्या है, ठीक है, यहाँ तो हमने ऑडिट किया है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट किस लिए होते हैं, जो रिव्यू एंगेजमेंट है कि खाली आपने ये रिव्यू करके बताना है कि ओवरऑल क्या पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्या है, टू बी अप्लाइड इन रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है, ठीक है, इसको जब ऑडिट करना है तो क्या अप्लाई होंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। तो क्या अप्लाई होंगे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। इसको खाली रिव्यू करना है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो क्या अप्लाई होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को छोड़ के, ठीक है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो ऑडिट हो रहा है या रिव्यू हो रहा है, ठीक है, यानी जो एसए है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट जो में जो काम हुए थे उनको छोड़ के, ऑडिट और रिव्यू को छोड़ के, ठीक है, तो बाकी जगह पे क्या अप्लाई होता है, टू बी अप्लाइड इन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है, जैसे इसमें भी तो हम अश्योर ही कर रहे होते हैं, ठीक है। जब देखो हम ऑडिट करते हैं किताबों का, हम क्या करते हैं, अश्योर करते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। एक एंटिटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके हम रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं कि ऑडिट जो है वो रेलेवेंट जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करके हुआ है,
ठीक है, जो भी हम प्रॉपर क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक वगैरह करके हुआ है। ठीक है, तो कहते हैं कि अब देखिए, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन जो ऑडिटिंग होता है। ठीक है, और रिव्यू में क्या बात कर रहे हैं कि हमने एक लिमिटेड, हमने रिव्यू एंगेजमेंट जो है, ठीक है, रिव्यू किया है अच्छे से। ठीक है, उसमें हम एक क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो गया, ठीक है, या फिर रिव्यू हो गया, उसको छोड़ के बाकी के किसी प्रकार की भी जो अश्योरेंस एंगेज, बाकी की किसी प्रकार की भी अश्योरेंस है, वहाँ पे क्या अप्लाई होते हैं, अश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। ठीक है, और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज टू बी अप्लाइड टू एंगेजमेंट्स इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज हैं, ठीक है, ये कहाँ अप्लाई होंगे, तो एंगेजमेंट्स इन्वॉल्विंग एप्लीकेशन ऑफ एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स हैं टू द इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ अप्लाई होंगे। कंपाइलेशन एंगेजमेंट्स हो गया। ठीक है, तो डाटा कंपाइल करके हमने करना है। अदर रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द ICAI। ठीक है, तो ये चार हो गए हमारे बेटा, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट हो गया, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया, और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज हो गया। ठीक है, तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में तो क्या है कि हम जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसका ऑडिट कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हम क्या है कि अपनी अश्योरेंस देते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्या है, जो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन है उसका रिव्यू करने पे क्या अप्लाई होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। अब हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट हो गया और रिव्यू हो गया, इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी किसी प्रकार का भी जो अश्योरेंस है, ठीक है, उसे अश्योरेंस एंगेजमेंट है, ठीक है, तो उसे हम वहाँ पे क्या अप्लाई होते हैं, ठीक है, अश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। ठीक है, एंगेजमेंट क्या है कि हमारी जिसका हमें जो अपॉइंटमेंट होती है, ऑडिट के लिए अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि जो ऑडिट के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है वो अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट मतलब ऑडिट के लिए हमारी एंगेजमेंट यानी हमारी अपॉइंटमेंट। ठीक है, और रिव्यू एंगेजमेंट मतलब एक हमने हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करना है, उसके लिए हमारी अपॉइंटमेंट, उसे क्या बोलते हैं, रिव्यू एंगेजमेंट। ठीक है, और अश्योरेंस एंगेजमेंट मतलब किसी चीज़ के ऊपर हमें अश्योर करना है, हमें अश्योरेंस देनी है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके ऑडिट को छोड़ के, उसके रिव्यू को छोड़ के किसी और चीज़ के बारे में हमें अपनी अश्योरेंस देनी है, तो उसे बोलते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, अब उसके अलावा किसी चीज़ के बारे में, ठीक है, हमें चेक करना है, ठीक है, उसे बोलते हैं रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। मान लो हमें ये इस काम के लिए अपॉइंट किया गया कि आपने पूरा टैक्स का चेक करना है, जो एंटिटी है उसने वो जो टैक्सेशन है, GST है, इनकम टैक्स है, ये उसकी कंप्लाइंस की है कि नहीं की है। ठीक है, सब कुछ टैक्स टाइमली पे हो रहा है कि नहीं हो रहा, किसी प्रकार की जो इनकम टैक्स है या GST जो भी लॉ एप्लीकेबल है हमारे ऊपर, उसकी वायलेशन तो नहीं हो रही। ठीक है, तो हमें इसके बारे में अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे अप्लाई होगा रिलेटेड सर्विसेज, जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। ठीक है, तो रिलेटेड सर्विसेज हैं, ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमारी एंगेजमेंट हुई है। ठीक है, तो उसके ऊपर हमें क्या है, जो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट अप्लाई हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपको समझ आ गया कि एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कौन से हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया, और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अब तो ये सभी पे अप्लाई होता है, बेशक आप ऑडिट करते हो, बेशक आप रिव्यू करते हो, बेशक आप किसी कोई अश्योरेंस देते हो, ठीक है, या लेटर सर्विसेज एंगेजमेंट के केस में भी क्वालिटी कंट्रोल तो अप्लाई होना ही होना ना, तो क्वालिटी तो मेंटेन करनी करनी है हमने। ठीक है, तो कहते हैं कि दीज आर इशूड बाय AASB, दीज आर इशूड बाय AASB अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल एंड आर टू बी अप्लाइड फॉर ऑल सर्विसेज कवर्ड बाय द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये AASB इशू करता है, वही काउंसिल की अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, ये AASB इशू करता है, ऑडिटिंग एश्योरेंस, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है, तो काउंसिल की अथॉरिटी के अंडर ही है ये भी। ठीक है, और ये अप्लाई होता है फॉर ऑल सर्विसेज कवर्ड बाय द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स। एंगेजमेंट स्टैंडर्ड जो हमने चार अभी पढ़े हैं उनके तहत जो सर्विसेज कवर हो रही हैं, बेशक वो ऑडिट की हैं, रिव्यू की हैं, रिलेटेड सर्विसेज हैं, या एश्योरेंस एंगेजमेंट है, तो सब पे जो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल तो अप्लाई होता ही होता है। ठीक है, इन एडिशन टू अबव AASB इशूज द फॉलोइंग। आपको ये समझ आ गया भी कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इशू करता है। ठीक है, ICAI के अंडर जो AASB आता है वो। ठीक है, ये कहते हैं इन एडिशन टू अबव AASB इशूज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, पहले क्या था वो स्टैंडर्ड से, ये स्टेटमेंट से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहता है दीज आर इशूड विद ए व्यू टू सिक्योरिंग कंप्लाइंस बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑन द मैटर्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द काउंसिल आर क्रिटिकल फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ दर फंक्शंस।
जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स है लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, तो अब उन्होंने कहते हैं कि देखिए उनके जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं जो उनके अंडर आ रहे हैं वो अपनी जिम्मेवारियों को सही ढंग से फॉलो कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, डिस्चार्ज कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे अपनी ऑब्लिगेशंस को, ठीक है। उसके लिए उन्हें लगता है कि कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमें देनी पड़ेंगे जो क्रिटिकल है, ये क्रिटिकल फॉर द ड्यूली डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो एएसबी है ये क्या है कि स्टेटमेंट्स इशू करता है और जो ये मैंडेटरी है, ठीक है, जो क्या है मैंडेटरी है। जनरल क्लैरिफिकेशंस होते हैं, ये भी एएसबी इशू करता है बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द इंस्टीट्यूट विद ए व्यू टू क्लैरिफाई एनी इश्यूज राइजिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स। तो इशू अराइज हो रहा है उसको क्लैरिफाई करने के लिए, उसको क्लैरिफाई करने के लिए देखो यहाँ पे मकसद क्या था, टू सिक्योर कंप्लाइंस, ठीक है। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, जो क्रिटिकल मैटर्स हैं उसकी उन क्रिटिकल मैटर्स के ऊपर कंप्लाइंसेस करें, ठीक है। तो वो तो हो गया हमारा स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, स्टेटमेंट दी जाती है ऑन ऑडिटिंग। ये जनरल में आ गया, ठीक है। जनरल क्लैरिफिकेशन में क्या है कि कुछ इश्यूज अराइज हो रहे हैं, ठीक है, जो वेरियस स्टैंडर्ड्स हैं उनसे कुछ इश्यूज अराइज हो रहे हैं, उन इश्यूज़ को क्लैरिफाई करने के लिए क्या है जनरल स्टेटमेंट्स होती हैं, जनरल क्लैरिफिकेशन सॉरी, ये भी मैंडेटरी है, ठीक है। जो स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग है ये भी मैंडेटरी है बेटा, ये भी क्या है मैंडेटरी है, स्टेटमेंट्स ऑन ऑडिटिंग भी क्या है मैंडेटरी है, और जनरल जो क्लैरिफिकेशन है ये भी क्या है मैंडेटरी इन नेचर है, ठीक है ना। गाइडेंस नोट्स है, कहते हैं इसका क्या मकसद होता है, गाइडेंस के लिए गाइड करना है, ठीक है। तो सिर्फ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन इम्प्लीमेंटिंग द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ये साथ में ही है, ठीक है, इसके साथ ही है लाइन। तो कहते हैं कि दीज आर इशू टू असिस्ट प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन इम्प्लीमेंटिंग द एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल इशूड बाय द एएसबी अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल। अब गाइडेंस नोट किस लिए इशू किए जा रहे हैं, जो भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, अब चार पता है आपको एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी स्टैंडर्ड्स सारे आगे ना, जो भी एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है, ठीक है, या स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस है, या रिलेटेड सर्विसेज है, या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, ठीक है। सब पे क्या है कि उनको जो इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करने के लिए, ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स। तो उसके लिए क्या है कि गाइडेंस नोट्स इशू किए जाते हैं बाय द एएसबी अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल, आईसीएआई काउंसिल, ठीक है। और कहते हैं कि गाइडेंस नोट्स आर ऑल्सो इशूड टू प्रोवाइड गाइडेंस ऑन द अदर जेनरिक और इंडस्ट्री स्पेसिफिक ऑडिट इशूज नॉट नेसेसरली अराइजिंग आउट ऑफ स्टैंडर्ड्स। और कहते हैं कि गाइडेंस नोट जरूरी नहीं है, गाइडेंस नोट ये जरूरी नहीं है कि जो स्टैंडर्ड्स से जो इशू अराइज हो रहे हैं उसी के ऊपर होते हैं। कहते हैं गाइडेंस नोट्स ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इशू अराइज हो रहे हैं स्टैंडर्ड से उसी के ऊपर इशू किए जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई मैटर अराइज हो रहा है, किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कोई मैटर अराइज हो रहा है उसके रिगार्डिंग भी इशू किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड्स इशूड बाय एएसबी अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल ऑफ आईसीएआई इज गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये डायग्राम देख लो भाई, बिल्कुल सिंपल था जो हम पढ़ के आए हैं, सारा उसको स्लिम किया है। कहते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, उसके अलावा जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, अदर रिलेवेंट प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ द आईसीएआई, ठीक है, ये कौन कौन से हैं। पहले कहते हैं कि स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, सर्विसेज कन्वर्टेड बाय प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ द आईसीएआई। कौन सी सर्विसेज हैं, ठीक है, जो सर्विसेज कवर की गई हैं पहले कहते हैं, ठीक है, एश्योरेंस सर्विसेज हैं, कन्वर्टेड नहीं कवर्ड आएगा यहाँ पे, ठीक है, सर्विसेज कवर्ड, ठीक है, एश्योरेंस सर्विसेज हैं, रिलेटेड सर्विसेज हैं, एश्योरेंस सर्विसेज रिलेटेड सर्विसेज। एश्योरेंस में आपको पता ही है, ठीक है, कौन कौन सी आ गई, ठीक है, फ्रेमवर्क फॉर एश्योरेंस एंगेजमेंट, जो भी एश्योरेंस एंगेजमेंट है वो सब आ गया, ठीक है, ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें क्या कुछ आ जाता है, ठीक है, आपको पता ही है, ऑडिट एंड रिव्यू, ठीक है, ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गया, और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका रिव्यू, ठीक है, रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है और रिव्यू के लिए स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट है, ठीक है। और स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में, ठीक है, इसके लिए इसके और क्या आ गया एश्योरेंस एंगेजमेंट में, एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल, जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट है तो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रिव्यू है तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ठीक है। आप जो ऑडिट और रिव्यू को छोड़ के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या हो गया, एश्योरेंस एंगेजमेंट हो गया आपका, ठीक है। चलिए, इसके अलावा लास्ट क्या है, जो रिलेटेड सर्विसेज हैं तो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, मतलब उसी जो हम पढ़ के आए हैं उसको डायग्राम में आ गया। नेक्स्ट क्या है, प्रोसीजर फॉर इशूइंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में हम समझा बैठा हूँ ये,
ठीक है, स्टार्टिंग में ही कहते हैं स्टैंडर्ड्स को इशू करने का प्रोसीजर क्या है। ठीक है, ये देखिए, पहले वही जो समझाया था मैंने, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं फिर फटाफट बोल दूंगा रीड करके। AASB जो है, ऑडिटिंग एंड नेशनल स्टैंडर्ड बोर्ड है, वो क्या करता है, पहले तो एरियाज आइडेंटिफाई करता है भी हाँ भी कौन से एरियाज में जो स्टैंडर्ड्स इशू करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे क्या है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं इशू करने की रिक्वायरमेंट है। फिर वो देखते हैं कि हाँ भी कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ प्रायोरिटी है, इनको प्रायोरिटाइज किया जाए। भाई एरियाज तो कई बार बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे एरियाज होते हैं जहाँ पे लगता है कि हाँ भी इन एरियाज में क्या है कि स्टैंडर्ड्स इशू करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कोशिश ये होती है कि हाँ भी पहले एरियाज को प्रायोरिटाइज किया जाए कि पहले कौन से एरियाज में जो स्टैंडर्ड्स हैं इशू होने चाहिए। ठीक है, एरियाज को प्रायोरिटाइज किया जाए। ठीक है, पहले कौन से एरियाज में जो स्टैंडर्ड्स हैं वो इशू हो सके। ठीक है, तो कहते हैं कि पहले एरियाज को आइडेंटिफाई करो, एरियाज को आइडेंटिफाई करो। ठीक है, और फिर क्या है कि टास्क फोर्स सेट की जाती है, जो टास्क फोर्स है या कमिटी टाइप है वो सेटअप की जाती है। इनको बोला जाता है कि तुम प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार करो। ठीक है, मान लो एरिया आइडेंटिफाई कर लिया, अभी इस एरिया में हमने क्या बनाना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्रेम करना है। ठीक है, एक अश्योरेंस हम जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फ्रेम करने हैं। अब क्या है कि टास्क फोर्स सेटअप कर दी AASB ने, जो अंडर द अथॉरिटी ऑफ काउंसिल काम करती है। अब ये क्या करती है, प्रिपेयर करती है प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। ये क्या करेगी, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी। अब जो AASB कमेटी है, ठीक है, वो एक प्रिपरेशन करती है एक्सपोजर ड्राफ्ट का। समझिए ध्यान से, जो AASB है उसने क्या किया, पहले एरिया आइडेंटिफाई कर लिया। अब एक टास्क फोर्स सेटअप की। ठीक है, जिसमें प्रोफेशनल्स है वेरियस। ठीक है, उनको बोला भी तुम एक काम करो, एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार करो। एक कमेटी है AASB की अपनी, वो फाइनल एक एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार करते हैं, एक्सपोजर ड्राफ्ट। ठीक है, अब जो मेंबर्स ऑफ ICAI को ये एक्सपोजर ड्राफ्ट भेजा जाता है, तो अपने कमेंट्स देते हैं, टिप्पणियाँ देते हैं। फिर AASB क्या करती है, वो सब कुछ देखने के बाद जो भी अमेंडमेंट करनी है करने के बाद फाइनल करती है ड्राफ्ट को और सबमिट करती है ICAI काउंसिल को। अब ICAI काउंसिल उसमें जो भी लगता है सूटेबल अमेंडमेंट्स करनी है करके ICAI काउंसिल इशूज फाइनल स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ कि AASB ने क्या किया, एक पहले तो एरिया आइडेंटिफाई किए कि कौन कौन से एरिया में क्या है कि स्टैंडर्ड इशू करने की रिक्वायरमेंट है। इस स्पेसिफिक एरिया को आइडेंटिफाई कर लिया भी ये प्रायोरिटी एरिया है जिसमें हमें पहले स्टैंडर्ड इशू करना चाहिए। फिर उन्होंने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने बोला एक टास्क फोर्स सेटअप की। और टास्क फोर्स ने क्या किया, अपना एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार किया, कच्चा पक्का जो है तैयार किया, एक ड्राफ्ट सा रफ ड्राफ्ट तैयार किया, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट। अब ये ड्राफ्ट जो है एक ASP द्वारा सेटअप की गई कमेटी के पास चला गया। जो कमेटी क्या करती है, इसको रिव्यू करती है और उसको चेंजेस करके जो भी सेट करना है उसका एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार करती है। ठीक है, एक्सपोजर ड्राफ्ट तैयार करती है। अब ये एक्सपोजर ड्राफ्ट क्या है, ये जाता है सभी मेंबर्स के पास, ICAI यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर्स यानी CA लोगों के पास। अब वो CA लोग क्या करते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ ICAI हैं, ये क्या देते हैं, अपने कमेंट्स देते हैं। अब इनके कमेंट्स आते हैं, इनके कमेंट्स आते हैं। और कमेंट्स आने के बाद जो AASB है ये क्या करता है, फाइनल करता है, फिर ड्राफ्ट को फाइनलाइज करता है। ठीक है, फाइनल ड्राफ्ट जो भी करना है करके फाइनल ड्राफ्ट तैयार करता है और उसके बाद किसको भेजता है, ICAI काउंसिल को। अब ICAI काउंसिल को जो लगा अमेंडमेंट करनी है करके उसको फाइनल करती है। ठीक है, तो सीक्वेंस बड़ा आपने याद रखना है, बिल्कुल सिंपल। इसको मैं पढ़ देता हूँ फटाफट। चलिए, जो मैंने बोला है ये सारा कुछ यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है जी। सबसे पहले क्या है, AASB of the ICAI यानी इंस्टीट्यूट फॉर्मुलेट्स द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का काम क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉर्मुलेट करना। ब्रॉडली द फॉलोइंग प्रोसीजर इज अडॉप्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। पहले तो आइडेंटिफाई किया अभी कौन से एरिया में इशू करना है, फिर जो प्रायोरिटी एरिया है कि हाँ भी इस एरिया में पहले होना चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड आइडेंटिफाइज द एरियाज वेयर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स नीड टू बी फॉर्मुलेटेड एंड द प्रायोरिटी इन रिगार्ड टू द सिलेक्शन। कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे स्टैंडर्ड इशू होना चाहिए और प्रायोरिटाइज किया कि हाँ भी इस एरिया में पहले इशू होना चाहिए। फिर क्या है कि असिस्टेंस एंड ड्राफ्ट प्रिपरेशन बाय द स्टडी ग्रुप्स एंड टास्क फोर्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, उन्होंने बताया कि स्टडी ग्रुप्स है या टास्क फोर्स है, उनकी असिस्टेंस ली जाती है, उनको बोला जाता है कि ड्राफ्ट तैयार करो, प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार करो। ठीक है, इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स AASB इज असिस्टेड बाय स्टडी ग्रुप्स, टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूटेड टू कंसिडर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। अब जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर स्टैंडर्ड इशू करना है। ठीक है,
Study groups comprising of cross section of members of institute. The study group's task force will consider the specific subject and prepare the preliminary draft of the standards. प्राइमरली यानी कि या प्रिलिमिनरी बोल सकते हो, एक प्राइमरी एक ड्राफ्ट यानी प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट एक तैयार करेगा। अब कहते हैं कि अब क्या है कि बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ स्टडी ग्रुप्स, अब स्टडी ग्रुप्स जो थे इनके टास्क फोर्स थी, उन्होंने अपना एक प्रिलिमिनरी ड्राफ्ट तैयार किया, तो आगे क्या होगा, एक्सपोजर ड्राफ्ट होगा, ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय द कमिटी एंड इशूड फॉर कमेंट्स फॉर। अब वो जो आईसीआई के मेंबर्स उनको कमेंट के लिए भेजा जाता है, उनकी कमेंट्स आ जाते हैं, उसका एएसबी क्या है कि फाइनलाइज करती है, ठीक है, जो भी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसको फिर भेजती है कमेटी को, आईसीआई को, सॉरी आईसीआई की काउंसिल को भेजती है। अब आईसीआई की काउंसिल जो है उसको लगा भी यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन होने चाहिए, ठीक है, जो एक्सपोजर ड्राफ्टर्स में ये मॉडिफिकेशन होने चाहिए, ठीक है, जो मेंबर्स के कमेंट आए हैं उसके बाद फाइनल किया अभी ये मॉडिफिकेशन होने चाहिए, फिर फाइनल क्या है कि वो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं, ठीक है। द काउंसिल ऑन इट्स रिव्यू ऑफ द ड्राफ्ट मेक सुटेबल मॉडिफिकेशन इन कंसल्टेशन विद द एएसबी and then standard statement is issued under the authority of the council. While formulating the auditing standards, the board also takes into consideration the international, ये तो मेन है देखो, अब ये ध्यान रखना होता है कि जब भी कोई स्टैंडर्ड्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो एएएसबी जो उसका भाग था, आईएएएसबी, ठीक है, तो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, ठीक है, जिसकी स्थापना किसके अंडर हुई थी, आईएएएसबी, ठीक है, तो यानी इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड के तहत, ठीक है, आपको याद होगा 1977, फिर उसके बाद 1982 सीक्वेंस, ठीक है। तो अब कहते हैं कि देखो, तो ये जो बोर्ड है तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो का जो एक तरह से जहाँ से ये बॉडी आई एक तरह से जिसके अकॉर्डिंगली आईएएएसबी, ठीक है, तो आईएएएसबी के जो भी एक नियम है, ठीक है, वो फॉलो करने हैं, उनके जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको ध्यान में रखना है, ठीक है। इशूड बाय द इंटरनेशनल ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस कमेटी, एप्लीकेबल लॉज कस्टम, ये तो है, ये देखो कोई भी बॉडी है, बेशक वो आईसीएसआई है या सीएमए इंस्टीट्यूट है या चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट है, वो ध्यान रखिएगा कभी भी कोई भी ऐसा कोई स्टैंडर्ड प्रिपेयर नहीं कर सकती, कोई भी गाइडेंस नोट्स, कोई भी गाइडलाइंस या कोई भी स्टैंडर्ड कोई ऐसा इशू नहीं कर सकती जो क्या है कि एप्लीकेबल लॉज रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ है, ठीक है। ये तो बॉडी खुद पार्लियामेंट के अंडर आती हैं, तो पार्लियामेंट द्वारा बनाए गए किसी लॉ के अगेंस्ट ये स्टैंडर्ड इशू कर देंगे तो ऑब्वियसली ये वायलेशन होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए नेक्स्ट, खाली रीड करना है या आप भी कर सकते हैं। कहते हैं कि लिस्ट ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्ड्स इशूड बाय एएएसबी, अब तक कहते हैं कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इशू किए गए हैं। पहला, अगर एसक्यूसी की बात करें, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल हम बात कर चुके हैं, चारों के चारों जो स्टैंडर्ड्स जो हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वगैरह पे सब पे अप्लाई होता है, ठीक है। एसक्यूसी क्वालिटी कंट्रोल्स फॉर फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट। हम पहली बात कर चुके हैं, जो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल है, चारों प्रकार के जो स्टैंडर्ड्स है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग था या स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट था या स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट था या स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट था, उन सब पे ये अप्लाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बात क्वालिटी की आ रही है, तो क्वालिटी तो हर जगह मेंटेन करनी है, तो चारों जो स्टैंडर्ड्स थे उनके ऊपर जो क्वालिटी है मेंटेन करनी है, उसके लिए क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल फॉर फर्म्स दैट परफॉर्म ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन एंड अदर एश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट, ठीक है। कहता है ऑडिट एंड रिव्यूज ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो स्टैंडर्ड्स इशू हुए हैं, न्यू या रिवाइज, वो सब यहाँ पे लिखे, आप रीड कर लेना एक बारी, ठीक है। जैसे 100 to 199 है, इसमें इंट्रोडक्टरी मैटर्स इशू कवर होते हैं। 200 to 299 है, ये जनरल प्रिंसिपल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जैसे SA 200, ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब आप पूछोगे सर ये याद करने हैं, ठीक है, हाँ भी एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। ऐसे 300 to 49 है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिस्क असेसमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असेस टू रिस्क है, ऑडिट एविडेंस है, ठीक है, उसके ऊपर 500 to 599, ये आप निगाह मार लेना एक बारी, ठीक है। वैसे 4-5 है जो कहीं कहीं यूज़ होते हैं हमारे, ठीक है, अदरवाइज क्या है कि हमारे सिलेबस में ये कोई खास यूज़ होने वाले नहीं है, ठीक है। एक्चुअली जो सीए का सिलेबस है वहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। ये खाली अपने निगाह मारनी है एक बारी, निगाह मारनी मतलब एक मोटा मोटा इसको आप आइडिया ले लेना, ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में जो आपका जो ऑडिट का सिलेबस है सीएमए का, इसमें इतने ज़्यादा कवर नहीं है, ठीक है। जो सीए के सिलेबस है, सीए का सिलेबस है, वहाँ ज़्यादा कवर होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का सिलेबस है वो स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, हमारे सिलेबस में स्टैंडर्ड्स के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता, ठीक है। तो आपको ओवरऑल जो मोटा मोटा कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत रेलिवेंट है, ठीक है, वो कवर हो गया, और साथ में आपको ये भी पता लग गया भी कौन से स्टैंडर्ड्स की क्या महत्वता है। जो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है, ठीक है, ये क्या है, तो ऑडिटिंग एंगेजमेंट है उसके लिए रिलेवेंट है, ठीक है।
यानी जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसका जो ऑडिट होता है वहाँ पे क्या लगते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। और जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब रिव्यू होता है तो वहाँ पे क्या लगता है, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। और जो अदर देन ऑडिट या अदर देन रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वहाँ पे क्या लगते हैं, ठीक है, एश्योरेंस एंगेजमेंट स्टैंडर्ड। और जो अदर रिलेटेड सर्विसेज हैं वहाँ पे क्या है, ठीक है, वहाँ स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट, ठीक है, आप समझ गए। और जो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल इन चारों पे एप्लीकेबल होते हैं। बेशक आप रिव्यू एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, या ऑडिट एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, या एश्योरेंस एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, या रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट में इन्वॉल्व हैं, तो चारों जगह पे जो स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल तो अप्लाई होते ही होते हैं, ठीक है। तो बेटा चैप्टर बहुत ईजी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, तो आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको करना है। हमेशा याद रखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप चैप्टर को कंप्लीट करते हैं एटलीस्ट एक बार उसको साथ के साथ चैप्टर पूरा करने के बाद, क्लास देखने के बाद रिवाइज जरूर किया करो अपने आप पे, तो खुद एक बार पढ़ के जरूर देखा करो, ठीक है ना। चलिए क्लास को वाइंड अप करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है जी। तो आप याद रखिएगा, ऑडिट को अगर अच्छे से पढ़ोगे तो ये एक बिल्कुल स्कोरिंग सब्जेक्ट है, नंबर आपको बहुत अच्छे दिलवाएगा, ठीक है बेटा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, थैंक यू।